हेलो चिल्ड्रन, क्लास 10th। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल इक्वेशंस को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है, उनसे ज़्यादा जानकारी कैसे ली जा सकती है। तो केमिकल इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बनाने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला क्या होता है, आपको जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दे रखे होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट इंडिकेट कर दीजिए। मतलब वो सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं या गैसेज हैं, ये चीज़ें लिख दीजिए। सेकंड क्या है, उस रिएक्शन में कोई हीट चेंज हो रहा है, हीट देनी पड़ रही है या हीट हमें मिल रही है, इवोल्व हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, वो चीज़ इंडिकेट कर सकते हैं। और थर्ड कंडीशन क्या है, रिएक्शन जिन कंडीशंस में हो रही है, कितना टेम्परेचर यूज़ हो रहा है, कितना प्रेशर यूज़ हो रहा है, वो रिएक्शन की कंडीशंस वहाँ पे मेंशन की जा सकती हैं। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है फिजिकल स्टेट्स वाला, क्या मीनिंग है इस चीज़ का। तो कहता है ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के लिए यूज होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, एक्वस सॉल्यूशन या गैस। सॉलिड स्टेट को इंडिकेट करने के लिए एस का यूज किया जाता है। लिक्विड को इंडिकेट करने के लिए सिंबल एल यूज होता है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है जो सॉल्यूशन पानी में बनाया गया है, उसके लिए क्या सिंबल यूज करते हो आप, ए क्यू। और जो गैसियस स्टेट है उसके लिए इंडिकेशन होता है जी। फिजिकल स्टेट जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, वो इन स्टेट सिंबल को रख करके रिप्रेजेंट की जा सकती है। ज़्यादा जानकारी के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक इक्वेशन दे रखी है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड चेंजिंग इनटू जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन। जिंक मेटल सॉलिड है तो आप एस यूज करोगे। सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट है, पानी में बनाया गया है, ए क्यू यूज करोगे। जिंक सल्फेट भी एक्वस सॉल्यूशन है तो फिर से ए क्यू यूज हो जाएगा। और हाइड्रोजन जो गैस है तो इसके तौर पे आप क्या यूज करोगे, जी। और ये सारे स्टेट सिंबल रखने के बाद हम इस इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिंक के सामने एस, H2SO4 के सामने ए क्यू, ZnSO4 के साथ ए क्यू और हाइड्रोजन के साथ गैस। तो ये पहला पॉइंट था, क्या हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट्स को इंडिकेट करें। सेकंड स्टेप ये कहता है कि इक्वेशन में होने वाली हीट चेंज को इंडिकेट किया जाए। हीट चेंज के बेस पे हमने 2 टाइप की इक्वेशंस पढ़ी थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट इवोल्व होती है, बाहर निकलती है, उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। जैसे कि जब कार्बन जलता है ऑक्सीजन में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनने के साथ साथ बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, तो हम यहाँ पे प्लस हीट कर देंगे प्रोडक्ट की साइड में। कार्बन को जब ऑक्सीजन में जलाते हो तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मैं पहले ही बता चुका हूँ कैसे इंडिकेट करोगे, प्लस हीट या हीट एनर्जी या खाली एनर्जी लिखो प्रोडक्ट की साइड में। और कहता है नेचुरल गैस आप मीथेन को जलाते हो ऑक्सीजन ऑफ या एयर में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती है और साथ में बहुत सारी हीट एनर्जी निकलती है, तो ये भी एक्सोथर्मिक है। तो हीट एनर्जी को आप प्रोडक्ट की साइड में मेंशन कर दो। उसके बाद कहता है, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, हमें भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो बेटा हम एनर्जी कहाँ से लेते हैं, हम एनर्जी लेते हैं उस भोजन से जो हम खाते हैं। डाइजेशन के दौरान फूड जो है वो सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ा जाता है। फूड जैसे चपाती, ब्रेड, राइस, पोटैटो वगैरह, इनमें मेनली कार्बोहाइड्रेट होता है। और डाइजेशन के दौरान कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, उसमें टूट जाता है। इस ग्लूकोज का कंबशन होता है, ये हमारी सेल्स के अंदर कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसलिए, और प्रोसेस का नाम होता है रेस्पिरेशन, इसलिए रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। जिसकी इक्वेशन कुछ ऐसे होती है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। ये 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यूज हुए, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। अब फिर वही बात रिपीट हो रही है कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस में क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। अब हम हीट चेंज की सेकंड साइड डिस्कस करते हैं।
यहाँ पे हम दूसरी रिएक्शंस डिस्कस करेंगे जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है। यहाँ पे हमने इवोल होती है वो डिस्कस की थी, और जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है उनको क्या बोला जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मान लीजिए हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हीट करते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर, लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो कंबाइन होकर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाती हैं, और इस केस में बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होती है। तो ऐसी रिएक्शन जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में होती है और जिसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को कैसे इंडिकेट किया जाए? इस केस में क्या होता है, हीट एनर्जी या एनर्जी को किस साइड में लिखा जाता है, प्रोडक्ट की बजाय रिएक्टेंट की साइड में हीट लिखी जाती है इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। कहता है सारी की सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक होती हैं। जैसे कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करोगे तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब हीट आपने रिएक्टेंट की साइड में लिखी है, तो इसका मतलब ये भी कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो इसमें बहुत सारी रिएक्शंस दी गई हैं, आप कोई भी एक एग्जाम्पल साइट कर सकते हैं।